नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी लोग का स्वागत है स्वास्थ्य कॉमर्स क्लासेस में। ओके, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं शाम के 4 बज चुके हैं और शाम के 4 बजते ही हमारी क्लासेस ऑन हो जाती है रिगार्डिंग द अपकमिंग कंपटीशन एग्जाम ऑफ बीएड, यूपी बीएड, स्पेशली यूपी बीएड, एमकॉम, और जो बच्चे सीयूएड के लिए जाएंगे फॉर पीजी एमकॉम के लिए, उनके लिए। ओके, तो इसमें देखिए जो बच्चे बीकॉम इस साल अपीयर हुए हैं या पास हुए हैं, पास हो चुके हैं, क्लियर, वो बच्चे बीकॉम करने के बाद अगर देखिए यूपी बीएड के लिए जा रहे हैं तो उनको पता होगा कि 50 क्वेश्चंस आपके कॉमर्स सेक्शंस के ही आएंगे, क्योंकि अगर आप बीकॉम करने के बाद बीएड करेंगे, क्योंकि वो सब्जेक्टिव पेपर होता है, वो 50 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से ही आते हैं ग्रेजुएशन के। और जो बच्चे बीकॉम करने के बाद किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे तो उनको पूरा का पूरा पेपर कॉमर्स का ही होगा, जो बच्चे बीकॉम में जितना कुछ पढ़े हुए हैं उसका, क्लियर। और जो बच्चे सीयूएट के लिए देखिए परीक्षा देने जाएंगे तो सीयूएट का आप लोग को पता होगा कि 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन में से देखिए 75 क्वेश्चन तो आपके कॉमर्स के ही होंगे और बाकी 25 क्वेश्चन आपके जीएस के होंगे। ओके, तो इस तरह से देखिए आपका पेपर जो होता है वो डिवाइडेड होता है। और फिर क्या बोलते हैं, आप लोग को पता होगा कि आप लोगों की जो आगामी परीक्षा है, जो आगामी यूपी बीएड की परीक्षा है यूपी बीएड की, वो देखिए 6 जुलाई को प्रस्तावित है। ओके, 6 जुलाई को आपकी प्रस्तावित है आगामी यूपी बीएड की परीक्षा। तो 1.5 महीने का लगभग समय आपके पास बचा है, तो जितना अच्छे से आप प्रिपरेशन कर सकते हो उतना अच्छे से कॉमर्स के लिए प्रिपरेशन कर लीजिए। और एमकॉम की भी परीक्षाएं देखिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की आई गेस 15 जून के बाद से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक। तो उसके लिए भी आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रहिए ताकि आप लोग का जब एग्ज़ाम का डेट अनाउंस हो, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप लोग हो, आप लोग को कोई दिक्कत ना है, आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करके जा सके। ओके, और चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर हिट करिएगा, जिससे कि डेली शाम के 4 बजे जब वीडियो अपलोड होती है तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ओके, और ये देखिए जो परीक्षा हमारी, सॉरी परीक्षा कह रहा हूँ, जो हमारी एमसीक्यू की सीरीज चल रही है सिर्फ बीएड, एमकॉम और सीयूएड के बच्चों के लिए बेनिफिशियल नहीं है। जो भी बच्चे कॉमर्स के किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे, ओके, तो उनको देखिए कॉमर्स के जो एमसीक्यू का सेक्शन का पार्ट होगा ना, उसमें देखिए बहुत ये हेल्प करेगा ये एमसीक्यू की सीरीज, क्लियर। तो इसीलिए जो बच्चे कॉमर्स से रिलेटेड भविष्य में जो भी एग्जाम देना जा रहे हैं वो इस सीरीज़ को अवश्य ज्वाइन करें। ओके, और अगर अभी तक आप लोगों ने हम लोग को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया सो गो एंड फॉलो ऑल्सो देयर। हमारा यूज़र आईडी देखिए स्वास्थ्य कॉमर्स क्लास। ओके, और कोई बच्चा देखिए मेरे से कोई भी पर्सनल क्वेरी करना चाहता है वो डायरेक्ट देखिए मेरा टेलीग्राम यूज़र आईडी है vikas_3, वहाँ पे डायरेक्ट मेरे से मैसेज करके पूछ सकता है। ओके, और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं आज हमारी इनकम टैक्स की 3rd क्लास है। ओके, 2 क्लास में ऑलरेडी ले चुका हूँ और पीडीएफ देखिए सारा का सारा मैं अपना स्वास्थ्य 0421 पे प्रोवाइड करा चुका हूँ। ओके, तो पीडीएफ के लिए आप लोग स्वास्थ्य 0421 टेलीग्राम का चैनल फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देर न करते हुए अब हम लोग अपनी क्लासेस को प्रारंभ करते हैं। जी, तो देखिए, तो आज हम लोग अपनी इनकम टैक्स की तीसरी क्लासेस शुरू करते हैं एमसीक्यू की। ओके, 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, तो आज तीसरी क्लासेस हम लोग शुरू करते हैं। वेट अ सेकेंड। जी, तो कल के क्लास पे देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 तक सॉल्व कर चुके थे। ओके, आज बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से। तो उसको शुरू करने से पहले देखिए कल एक चीज़ मैंने आप लोगों को छोड़ दिया था, आप लोग को याद होगा अगर कल की क्लास में सरचार्ज कहा था कि मैं आज की क्लासेस में बताऊंगा। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 30 था और क्वेश्चन नंबर 31 था, इसमें देखिए सरचार्ज से रिलेटेड चीज़ें थी, दिख रहा है ना सरचार्ज। तो ये कल की क्लासेस में देखिए मैंने कहा था कि आज की क्लासेस में आपको सरचार्ज के बारे में सारा कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो आइए पहले सरचार्ज के बारे में मैं आप लोग को क्लियरली बता दूं। ओके, फिर क्लासेस शुरू करते हैं। तो देखिए सरचार्ज क्या होता है, जिसको हिंदी में हम लोग अधिभार भी बोलते हैं। ओके, तो आइए देख लेते हैं हमारा सरचार्ज क्या होता है कि इन द इनकम टैक्स देयर इज अ प्रोविजन ऑफ अ सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स फॉर दोज टैक्स पेयर हुज इनकम फॉल्स अंडर द अपर टैक्स स्लैब ऑफ 30%। यानी कि देखिए सरचार्ज का जो अधिभार जो होता है, ठीक, वो देखिए इनकम टैक्स में उन्हीं व्यक्तियों पर चार्ज होता है जिनका जो टोटल इनकम पे टैक्स आता है वो टैक्स 30% से ऊपर के स्लैब पर आता है। ओके, ये याद रखिएगा। तो यानी कि सब व्यक्ति टैक्स नहीं अधिभार नहीं पे करते हैं, वही व्यक्ति पे करेंगे जिनका इनकम
पे जो टैक्स लगेगा वो 30% से ज़्यादा होगा। लेकिन उसमें भी एक क्राइटेरिया है, 30% से ज़्यादा में ये नहीं कि जो 10 लाख, जैसे कि आप लोग जानते हैं 10 लाख से ऊपर अगर आप कमा रहे हैं, ठीक, तो आपको 30% टैक्स देना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे मान लीजिए आप 15 लाख कमा रहे हैं तो आप अधिभार नहीं भरेंगे, उसका एक क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया भी मैं नीचे आपको समझा रहा हूँ। लेकिन फिलहाल इतना याद रखिएगा कि जो सरचार्ज होता है, अधिभार होता है, वो सारे व्यक्तियों द्वारा पेमेंट नहीं होती है जिनकी इनकम 10 लाख से ऊपर होगी, या जो व्यक्ति 30% से ज़्यादा का टैक्स पे कर रहे हैं उन्हीं को ये देना होता है। You are liable to pay additional surcharge on your income tax liability if your income falls under the 30% of tax। तो आपको देखिए एक्स्ट्रा सरचार्ज देना पड़ता है, एडिशनल सरचार्ज देना पड़ता है कि अगर आपका इनकम 30% से ज़्यादा के अमाउंट में आ रहा है। The surcharge on income tax is additional tax liability that you need to pay you on higher income। मतलब जितना ज़्यादा आप कमाएंगे उतना ज़्यादा आपको सरचार्ज पेमेंट करना होगा, सिंपल सी चीज़। अब इसका देखिए ऐसे आप लोग को आई नो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, अभी एक चार्ट के थ्रू आप लोग को अच्छे से मैं समझा रहा हूँ। तो ये देखिए हमारा सरचार्ज का एप्लीकेबल टू डिफरेंट टैक्स पेयर्स किस किस तरह से लगता है। तो सबसे पहले देखिए टाइप्स ऑफ टैक्स पेयर, मतलब कौन कौन टैक्स पे करेगा, कितने से कितने रुपए तक पे आपका टैक्स लगता है और कितने परसेंट से टैक्स लगता है, ओके, रेट। तो देखिए सबसे पहला स्लैब है हमारा इंडिविजुअल यानी कि व्यक्ति, HUF बोले तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, AOP यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ओके। तो इनके केस में देखिए क्या नियम है, अगर इनकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है लेकिन 1 करोड़ से कम है, याद रखिएगा, अगर किसी इंडिविजुअल HUF, AOP या BOI की इनकम 50 लाख से सालाना बात हो रही है, ये 50 लाख से सालाना इनकम अगर ज़्यादा है लेकिन 1 करोड़ से कम, तो उनको देखिए अपने कुल इनकम का 10% सरचार्ज देना होगा। उसी तरह दूसरे में देखिए सेम कैटेगरी है आपकी इंडिविजुअल, HUF, AOP एंड BOI, अगर इनकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा लेकिन 2 करोड़ से कम है तो इनको देखिए 15% सरचार्ज देना होगा। फिर देखिए कैटेगरी सेम है, फिर इनकी इनकम में अगर देखिए 2 करोड़ से इनकम ज़्यादा है बट 5 करोड़ से कम, तो देखिए इनको 25% सरचार्ज देना होगा, क्लियर। फिर देखिए कैटेगरी सेम है, और कैटेगरी के सेम होने के बाद अगर देखिए इनकी इनकम 5 करोड़ से अगर ज़्यादा हो रही है तो इनको देखिए अपने इनकम का 30% सरचार्ज देना होगा। तो ये चारों का चारों देखिए इंडिविजुअल, HUF, AOP और BOI के लिए था। अगर 50 लाख से 1 करोड़ तक की इनकी इनकम है तो 10% सरचार्ज, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में इनकम है तो 15% टैक्स सरचार्ज, 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में देखिए इनकी इनकम है तो 25% टैक्स सरचार्ज, और 5 करोड़ से ज़्यादा की इनकम है तो 37% सरचार्ज, ओके। ये तो था आपका इंडिविजुअल, HUF, AOP के लिए। नेक्स्ट देखिए किसके लिए होता है, फर्म, LLP बोले तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, लोकल अथॉरिटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनके लिए देखिए क्या, अगर इनकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है तो इनको 12% सरचार्ज देना पड़ेगा, क्लियर। उसी तरह नेक्स्ट देखिए डोमेस्टिक कंपनी, जिसको हम लोग घरेलू कंपनी भी बोलते हैं। तो घरेलू कंपनी के केस में देखिए क्या होता है कि अगर इनकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 10 करोड़ से कम, तो इनको देखिए अपने इनकम का 7% टैक्स देना होगा। दूसरे केस में देखिए डोमेस्टिक कंपनी के लिए ही, अगर इनका देखिए इनकम 10 करोड़ से ज़्यादा है तो इनको 12% टैक्स देना होगा। फॉरेन कंपनी के केस में देखिए अगर 1 करोड़ से इनकम ज़्यादा है लेकिन 10 करोड़ से कम, तो इनको अपने इनकम का सिर्फ 2% टैक्स सरचार्ज देना होगा। और फिर फॉरेन कंपनी के केस में अगर 10 करोड़ से ज़्यादा की इनकम है तो 5% आपको सरचार्ज देना होगा। तो ये देखिए आपका पूरा का पूरा सरचार्ज का स्लैब था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जो बच्चे नोट करते हैं उसको नोट कर ले, ठीक, ताकि अच्छे से अब आप लोग MCQ को सॉल्व करें। तो चलिए अब हम लोग अपने MCQ को शुरू करते हैं। तो जी देखिए कल की क्लासेस में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 40 तक सॉल्व कर लिया था, ठीक। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से चर्चा करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन सबसे पहले आपसे क्या कह रहा है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G ऑन अकाउंट ऑफ डोनेशन इज अलाउड टू। तो जो 80G के तहत हम लोग डिडक्शन देते हैं, छूट देते हैं, वह किसको देते हैं, किसको अलाउ होता है ये। तो देखिए डिडक्शन से रिलेटेड पूरी की पूरी जो PDF होती है 80C से लगाए 80U तक का सारा डिडक्शन का PDF देखिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल जो स्वास्तिक 0421 था उस पर देखिए प्रोवाइड करा दिया था, क्लियर। तो जो बच्चे अभी तक डाउनलोड नहीं किए वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे ये सारे क्वेश्चंस उनको अच्छे से समझ में फिर आएंगे, ओके। तो देखिए जो फिलहाल 80G की जो छूट होती है डोनेशन से रिलेटेड वो सारे SSC को प्रोवाइड की जाती है, ओके। तो इसका आंसर बनेगा NESSC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 क्या कह रहा है आपसे,
जी क्वेश्चन देखिए कह रहा है द मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जीजी। तो पहले 80 जीजी में क्या होता है ये ब्रीफली समझा देता हूँ, वैसे पीडीएफ में बता रखा है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो रेंट पे किया जाता है, ठीक, किसी एसएससी द्वारा, जो रेंट पे किया जाता है किसी एसएससी द्वारा, उसके रिगार्डिंग देखिए इसमें छूट मिलती है। तो ये देखिए सारे ऑप्शन इसमें गलत है, क्योंकि ये पुराना एक्चुअली पेपर है, इसीलिए जो नया करंट में मतलब अमेंडमेंट हुआ है उसके हिसाब से जो मैक्सिमम छूट ग्रांट होती है ना 80 जीजी के तहत, 80 जीजी के तहत आपको जो मैक्सिमम छूट ग्रांट होती है वो 5,000 रुपये पर मंथ होती है, ये याद रखिएगा। ओके, 5,000 रुपये पर मंथ होती है 80 जीजी के रिगार्डिंग। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, इसीलिए पीडीएफ अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए ताकि ये छूट से संबंधित सारे पॉइंट आप लोग के क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C अलाउड टू एक्सटेंट ऑफ। अब 80C के तहत देखिए जो हम लोग छूट देते हैं वो कितने रुपए तक देते हैं, ये आपसे क्वेश्चन में कह रहा है। ओके, तो देखिए इसमें भी ये सारे ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये पुरानी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब जो 80C में देखिए छूट मिलती है ना वो आपको मैक्सिममली मिलती है 1,50,000 रुपीज़ तक। ओके, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। किसी बच्चे को कुछ नहीं समझ में आता है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो डायरेक्ट मेरे से पूछ सकता है। तो याद रखिएगा 43 में ये 80C में अब आपको मैक्सिमम छूट 1.5 लाख रुपए तक मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है 44 डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। ओके, इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम इज अलाउड टू। जो 80C के डी के तहत जो हम लोग देखिए सबसे पहली बात यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है। ये 80D में देखिए कौन सी छूट मिलती है, तो 80D में देखिए हम लोग जो मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हैं, ओके, उसकी छूट मिलती है। तो 80D में याद रखिएगा मेडिकल इंश्योरेंस का जो प्रीमियम भरा जाता है उसकी छूट मिलती है। और ये छूट देखिए किसको ग्रांट होती है ये पूछ रहा है। तो बार बार मैं कह रहा हूँ कि जो पीडीएफ भेजा उसको अच्छे से देखिए आप लोग, तब क्लियर हो जाएगा सारा का सारा ये डाउट। तो 80D में देखिए जो छूट मिलती है वो सिर्फ एक इंडिविजुअल और एक HUF को ही मिलती है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 45 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D इज अलाउड इफ द प्रीमियम इज पेड टू। ठीक, अगर देखिए हम लोग जो 80D के तहत जो प्रीमियम पे करते हैं उसकी छूट देखिए कब आपको मिलती है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जी कभी नहीं, इसकी छूट आपको 80C में मिलती है। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और एनी अदर इंश्योरर अप्रूव्ड बाय इरडा जी, तो इसमें ही देखिए जब आप पेमेंट करेंगे तब जाके आपको 80D के तहत छूट मिलेगी, क्योंकि इसमें भी देखिए LIC है और LIC की छूट आपको 80C में मिलती है। आगे बढ़ते हैं 46 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि द पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर सेक्शन 80D शुड बी इन। देखिए जो हम लोग पेमेंट करते हैं 80D में वो किस फॉर्म में होना चाहिए, कैश के फॉर्म में या कैश के अलावा किसी और फॉर्म में या कैश या चेक दोनों में या नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर देखिए बनेगा बाय एनी मोड अदर देन कैश। किसी भी तरह से आप पेमेंट करेंगे बट कैश में नहीं होना चाहिए वो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 47। तो देखिए 47 में क्या कह रहा है कि द क्वांटम ऑफ डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 80D शैल बी। तो 80D में देखिए कितनी छूट मिलती है, तो मैं बार बार देखिए कह रहा हूँ ये सारे नियम्स बदल चुके हैं। तो इसको देखिए मैं एक समझा दे रहा हूँ आपको, वेट अ सेकेंड। अगर देखिए आप मैक्सिमम जो होता है ना इसमें वो 25,000 रुपए तक की छूट आप 80D के तहत पा सकते हैं। ओके, बट अगर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में है, जैसे मान लीजिए आप अपने किसी बुजुर्ग माता पिता का इलाज करा रहे चाहे वहाँ पे, तो अगर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी है तो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में ये देखिए 25,000 की जो लिमिट होती है ना वो एक्सटेंड होकर 50,000 रुपये हो जाती है। तब आपकी देखिए जो मैक्सिमम छूट होगी वो 80D में 50,000 रुपये तक होगी। क्लियर? तो याद रखिएगा नॉर्मल केस में आपका 25,000 होगा, लेकिन अगर सीनियर सिटीजन का केस है तो वहाँ पे 50,000 रुपये की छूट ग्रांट होगी। क्लियर? 47 हो गया, 48 पे बढ़ते हैं। 48 में देखिए क्या कह रहा है आपसे, फॉर एन एम्प्लॉई इन रिसिप्ट ऑफ हॉस्टल एक्सपेंडिचर। याद रखिएगा एक एम्प्लॉय को हॉस्टल एक्सपेंडिचर के लिए अलाउंसेस मिल रहा है, भत्ता मिल रहा है। फॉर हिज 3 चिल्ड्रन, 3 बच्चों के लिए देखिए उसको हॉस्टल अलाउंसेस मिल रहा है। क्लियर? द मैक्सिमम एनुअल अलाउंसेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 14। तो इसमें देखिए क्या होता है, आपको कुछ चीज़ें समझा दूँ। जब एक एम्प्लॉयर द्वारा यानी कि कर्मचारी, जब एक एम्प्लॉयर द्वारा अपने एम्प्लॉय को ठीक हॉस्टल रेंट दिया, हॉस्टल अलाउंसेस दिया जाता है, रेंट नहीं सॉरी हॉस्टल अलाउंसेस दिया जाता है। ठीक,
तो ये देखिए इसमें जो नियम होता है वो क्या होता है कि देखिए मैक्सिमम 2 बच्चों तक को छूट मिल सकती है, 2 बच्चों तक के अमाउंट को एग्जेम्प्ट किया जा सकता है, और प्रति बच्चा, याद रखिएगा, प्रति बच्चा 300 रुपए प्रति माह, 300 रुपए पर मंथ की छूट मिलती है। यानी कि मैक्सिमम देखिए 2 बच्चों को छूट मिलती है, कितनी मिलती है, प्रति बच्चा 300 रुपए पर मंथ। ओके, तो देखिए इसका आंसर जो बनेगा एक्चुअली 48 का, वो कितना बनेगा, देखिए कितने बच्चों की ये छूट दी जा रही है, 3 बच्चों को। 3 बच्चे का हम लोग कंसीडर ही नहीं कर सकते, हम लोग कितने बच्चे का मैक्सिमम कर सकते हैं, सिर्फ 2 बच्चे का। ओके, तो देखिए 2 बच्चों को छूट दी जाए कंसीडर होगी। और अभी हम लोग पढ़े हैं कि देखिए 300 रुपए पर मंथ मिलता है आपको प्रति बच्चा, तो पर मंथ की बात कर रहा हूं मैं। तो देखिए 2 बच्चों को मिल रहा है 300 रुपए प्रति मंथ, यानी कि गुणे 300 इंटू 1 साल में के लिए 12 से गुणा कर देंगे, तो 12 3 36 गुना 7200 रुपए देखिए आपको इसकी छूट ग्रांट होगी। ओके, नहीं समझ में आया तो आप एज यूजुअल, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि डायरेक्ट आप मेरे से टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे दोनों जगह पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए आपसे क्या कह रहा है आप कि एडुकेशन सेस। तो अब देखिए सबसे पहली बात, एडुकेशन सेस रहा ही नहीं, एडुकेशन सेस की जगह मेरा हो चुका है HEC। कल मैंने बच्चों को समझाया था, जो बच्चे कल की वीडियो देखे थे उनको पता होगा। तो देखिए एडुकेशन सेस मेरा रहा ही नहीं, अब ये एडुकेशन सेस मेरा बन चुका है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। याद रखिएगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो ये किसके ऊपर लगता है, ये सवाल आपसे पूछ रहा है कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लीव्ड ऑन। तो ये देखिए जो हर प्रकार के SSC होंगे, क्लियर, सभी प्रकार के SSC पे ये चार्ज होता है, यानी कि ऑल SSC। तो हेल्थ एंड एजुकेशन देखिए सेस जो होता है वो सभी प्रकार के SSC पे चार्ज होता है, और ये आपके कुल टैक्स लाइबिलिटी का 4% होता है। कल मैंने समझाया था सारी चीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक, एक व्यक्ति और एक HUF के केस में एडुकेशन सेस इज लीव्ड ओनली व्हेन द टोटल इनकम ऑफ सच SSC। तो जो एडुकेशन कहाँ गया, सॉरी, एडुकेशन सेस जो होती है, तो बार बार मैं कह रहा हूँ देखिए एजुकेशन सेस अब रहा ही नहीं, क्लियर, ये अब हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हो चुका है। तो एजुकेशन सेस की जगह हम लोग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बोलेंगे, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज लीव्ड ओनली व्हेन द टोटल इनकम ऑफ सच SSC। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कब लगाया जाता है, जब इंडिविजुअल और HUF के केसेस में। ओके, तो इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, आपका कितना भी टैक्स लाइबिलिटी आएगा, भले आपकी टैक्स लाइबिलिटी 100 रुपये ही आएगी, तो भी आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना है। तो इसकी देखिए कोई भी लिमिट नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 51 पढ़ते हैं। 51 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि द टोटल इनकम ऑफ द SSC has been computed as 2,83,494.90 rupees. Okay, for rounding off the total income will be taken as। तो इसको जब हम लोग राउंड ऑफ कर देंगे तो हमारी टोटल इनकम कितनी आएगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम लोग अपने टैक्स लाइबिलिटी को राउंड ऑफ करते हैं तो हमेशा 10 के मल्टीपल में करते हैं। याद रखिएगा 10 के मल्टीपल में हमेशा वो किया जाता है। ओके, तो देखिए जो हमारी टैक्स लाइबिलिटी आएगी वो कितने रुपए आएगी, तो यहाँ कितना है, पहले इसको राउंड ऑफ करने का तरीका देख लेते हैं हम लोग। 283,494.90। ओके, तो इसको देखिए पहले अगर हम लोग राउंड ऑफ करते हैं, अभी 10 के मल्टीपल में नहीं कर रहे, बस हम लोग पॉइंट को हटा रहे हैं। तो ये देखिए 9 है, तो ऑब्वियसली 5 से ज़्यादा है, तो ये देखिए एक पॉइंट यहाँ नंबर बढ़ जाएगा, तो ये देखिए हो जाएगा 5 हमारा, इतना आ गया 283,495। अब इसको देखिए 10 के मल्टीपल में हमको राउंड ऑफ करना है। तो 10 के मल्टीपल में देखिए जब करेंगे तो ये देखिए आपका क्या है, 5 या 5 से ज़्यादा जब होता है तो आपको पता होगा ये वाला नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो देखिए जब 95 को एक तरह से हम लोग राउंड ऑफ करेंगे 10 के मल्टीपल में, तो दोनों डबल जीरो हो जाएगा, यानी कि 283 और इसकी वैल्यू देखिए हो जाएगी हमारी 500। ओके, तो इसका आंसर देखिए बनेगा 283,500। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी। ओके, 51 हो गया। 52 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए लिखा है इनकम टैक्स इज राउंडेड ऑफ टू। अभी मैंने बताया इनकम टैक्स को जो राउंड ऑफ किया जाता है वो नियरेस्ट 10 के मल्टीपल में किया जाता है। ओके, तो नियरेस्ट 10 रुपीज। 53 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि
एज टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2009-10 इज 2.5 लाख रुपए, हिज टैक्स लाइबिलिटी शैल बी। तो ये देखिए आपकी एक्चुअली 2.5 लाख, ये 2009-10 की बात कर रहा है। अगर हम लोग यही टैक्स असेसमेंट ईयर हमारा 21-22 होता, क्लियर, तो 2.5 लाख रुपए तक पे आपका पता होगा कि जो एक व्यक्ति होता है या एक HUF होता है उसको कोई भी टैक्स पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्लियर। तो इसका आंसर नॉर्मली बन जाएगा नन ऑफ दीज। 54 पढ़ लेते हैं। द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ शेयर एक्वायर्ड इन एक्सचेंज ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर शैल बी रिकॉर्ड इन। तो देखिए वह कितना समय होता है जब हम लोग अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट करके शेयर में बदल लेते हैं, तो कितने समय तक हमको होल्ड करके रखना पड़ता है ताकि हम लोग को उसकी छूट ग्रांट हो सके। ओके, तो द डेट ऑफ होल्डिंग ऑफ डिबेंचर्स, द डेट ऑफ व्हेन इट डिबेंचर्स वर कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। तो यही आंसर बन गया कि वह तिथि जब आपका डिबेंचर शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। 55 देखिए क्या कह रहा है आपसे कि द एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54B। तो 54B देखिए सबसे पहली बात कैपिटल गेन का आपका डिडक्शन है। ओके, तो कैपिटल गेन का डिडक्शन है और इसमें बोल रहा है कि आपको कितने की किसको छूट मिलती है। तो फिर ये देखिए सिर्फ 54B का जो छूट मिलता है वो सिर्फ इंडिविजुअल को ही मिलता है। ओके, इसमें देखिए एक्चुअली होता क्या है, जब आप एग्रीकल्चर प्लॉट को बेच के एग्रीकल्चर प्लॉट ही खरीद लेते हैं, याद रखिएगा, जब एग्रीकल्चर लैंड को बेच के एग्रीकल्चर लैंड ही खरीद ली जाती है तब उसकी छूट मिलती है अंडर सेक्शन 54B के तहत कैपिटल गेन हेड में, ठीक। और ये सिर्फ एक इंडिविजुअल को ही छूट ग्रांट होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 55 हो गया। 56 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि फॉर क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54B द एसएससी शुड बी एक्वायर। तो अभी देखिए मैंने बताया ना आपको कि क्या बोलते हैं, जो 54B में देखिए जो छूट मिलती है वो किसकी मिलती है, एग्रीकल्चर लैंड बेच के एग्रीकल्चर लैंड ही खरीद लेना। तो 54B की छूट पाने के लिए करदाता को क्या एक्वायर करना पड़ता है, क्या खरीदना पड़ता है, तो ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी एक एग्रीकल्चर लैंड खरीदना पड़ेगा, चाहे वो शहर का हो चाहे गांव का हो, डजेंट मैटर, लेकिन वो एग्रीकल्चर लैंड ही होना चाहिए। ओके, सो एनी एग्रीकल्चरल लैंड। क्वेश्चन नंबर 12 पे, पेज नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 57। ओके, जी देखिए 57 क्या कह रहा है अब आपसे, न्यू एसेट्स एक्वायर्ड फॉर क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, 54B, 54D इस ट्रांसफर विद इन 3 years विल रिजल्ट इन। ओके, तो अगर देखिए कोई भी एसेट्स है उससे हमको देखिए जो कैपिटल गेन हो रखा था, ठीक, और उससे हम लोग छूट ले रखे थे सेक्शन 54 में, 54B में और 54D में, और उसको 3 साल के भीतर ही हम देखिए ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, 3 साल के भीतर ही ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, तो किस टाइप का कैपिटल गेन माना जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, डिपेंडिंग ऑन ओरिजिनल ट्रांसफ़र और नन ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा जब भी हम लोग किसी भी एसेट्स को जिसमें हम लोग सेक्शन 54, सेक्शन 54B और सेक्शन 54D की छूट ले रखे हैं, क्लियर, और उस एसेट्स को हम लोग 3 साल के भीतर ही फिर से बेच दे रहे हैं, तो ये हमेशा एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनेगा। अगर यही 3 साल से ज़्यादा रखते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनता है। ओके, 58 पे पहुँचते हैं। 58 देखिए आपसे क्या कह रहा है, प्रकाश हु इज़ एंटाइल्ड टू अ सैलरी ऑफ 15,000 रुपीज़ पर मंथ, यानी कि प्रकाश है उसको देखिए 15,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलती है, took an advance of 20,000 against the salary in the month of March 2014। ओके, उसने देखिए 20,000 रुपये का एडवांस सैलरी उठा लिया, ठीक, किस महीने में, 2014 मार्च के। द ग्रॉस सैलरी ऑफ आर फॉर असेसमेंट ईयर 14-15 शैल बी। तो जो आर की हमारी ग्रॉस सैलरी होगी वो कितनी होगी आपसे ये पूछ रहा है। ओके, तो चलिए आइए देख लेते हैं हम लोग। तो जी देखिए एक सेकेंड, तो जी देखिए उसकी सैलरी कितनी थी, 15,000 रुपीज़ पर मंथ। ओके, तो 15,000 पर मंथ यानी कि 15,000 इंटू 12, दैट मीन्स 1,80,000 रुपीज़, ये उसकी सालाना सैलरी हो गई। और 20,000 का देखिए उस बंदे ने एडवांस उठा लिया, तो इसी साल पैसा उठाया, तो यानी कि इस साल देखिए जो उसकी सैलरी टोटल बनेगी, ग्रॉस सैलरी, वो बनेगी 2 लाख रुपीज़। ओके, एडवांस भी देखिए अगर आपका उसी असेसमेंट ईयर में उसी प्रीवियस ईयर में उठा रहा है तो वो आपका पार्ट ऑफ द सैलरी बन जाएगा फॉर द असेसमेंट ईयर। तो 58 का देखिए आपका ऑप्शन बन जाएगा डी। 58 के बाद से देखिए हम लोग 59 पढ़ते हैं। 59 में देखिए आपसे क्या कह रहा है
कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड आर अलाउड एज अ डिडक्शन, ठीक, जो हमारे प्रारंभिक व्यय होते हैं वह कितने साल के लिए अलाउ होते हैं डिडक्शन के लिए, ठीक। 10 साल इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में 10 साल तक आप बराबर राशि में उसको छूट ले सकते हैं, या 5 एनुअल इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में, या फुल, या 8 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, ओके। तो जी देखिए जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है ना उसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट तक राइट ऑफ किया जा सकता है, क्लियर। तो इसका आंसर बनेगा 59 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 पे। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि परक्यूसिट्स रिसीव्ड बाय द एसएससी, ओके। एक एसएससी है उसको देखिए अनुलाभ मिल रहा है, परक्यूसिट्स मिल रहा है, मतलब एक करदाता को अनुलाभ मिल रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस और प्रोफेशन। और ये अनुलाभ जो मिल रहा है ना एक बिजनेस और प्रोफेशन चलाने के लिए मिल रहा है। याद रखिएगा जो करदाता है उसको बिजनेस या अपना प्रोफेशन चलाने के लिए अनुलाभ यानी कि परक्यूसिट्स मिल रहा है, तो ये किस हेड में आपका टैक्सेबल होगा, क्लियर। तो देखिए जो उसको परक्यूसिट्स मिल रहा है किस लिए मिल रहा है, बिजनेस और प्रोफेशन चलाने के लिए मिल रहा है ना, तो इसका देखिए जो परक्यूसिट्स का अमाउंट होगा वो आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड की सैलरी में ही टैक्सेबल होगा, ओके। वैसे तो नॉर्मली परक्यूसिट्स अलाउंसेस सैलरी हेड में होती है, लेकिन यहाँ सैलरी के पर्पज से नहीं वो परक्यूसिट्स मिल रहा है, बिजनेस और प्रोफेशन के पर्पज से वो मिल रहा है, तो इसीलिए बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड्स में वो टैक्सेबल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि एग्रीकल्चर इनकम इज इन बांग्लादेश इज असेसेबल फॉर, यानी कि एक एग्रीकल्चर इनकम हो रही है जो बांग्लादेश के लैंड से हो रही है, ओके। तो ये किसके लिए टैक्सेबल होगा, रेसिडेंट के लिए, नॉन रेसिडेंट के लिए, नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट के लिए, नॉट टैक्सेबल टू एनीबडी। तो ऐसा नहीं है, ये जो रेसिडेंट होंगे हमारे उनको टैक्स देना पड़ेगा, भले वो ऑर्डिनरली रेसिडेंट हो या नॉन ऑर्डिनरली रेसिडेंट हो, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 62, एजुकेशन अलाउंसेस इज एग्जेम्प्टेड फॉर मैक्सिमम। तो देखिए जो एजुकेशन अलाउंसेस होती है ना वो सैलरी हेड में इसकी छूट मिलती है। सबसे पहली बार सैलरी हेड में देखिए एजुकेशन अलाउंसेस की आपको छूट मिलती है, मैक्सिमम 2 बच्चों तक छूट मिलती है, याद रखिएगा मैक्सिमम 2 बच्चों तक छूट मिलती है। और कितनी मिलती है, 100 रुपये पर मंथ प्रति बच्चा, पर चाइल्ड, ओके। 100 रुपये पर मंथ प्रति चाइल्ड मिलती है आपको। तो देखिए जो एजुकेशन अलाउंसेस होगा वो कितने बच्चों के लिए एग्जेम्प्ट होता है, 2 बच्चों तक के लिए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। जी क्वेश्चन नंबर 63 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि इन विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एग्जेम्प्टेड इनकम हैव बीन मेंशन्ड। किस एक्ट में, किस प्रावधान में इनकम टैक्स के एग्जेम्प्टेड इनकम यानी कि कर मुक्त आय की बात कही गई है, सेक्शन 80, सेक्शन 10, सेक्शन 2 या सेक्शन 88, ओके। तो देखिए ये सिर्फ याद करने वाला क्वेश्चन है। जो हमारी एग्जेम्प्टेड इनकम होती है, कर मुक्त आय होती है, वो उसका जो ब्यौरा दिया गया है वो सेक्शन 10 में दिया गया है इनकम टैक्स के, ओके। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए आपसे क्या कह रहा है, 64 कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ इनकम टैक्स इज, इनकम टैक्स किस प्रकार का कर है। तो आप सब जानते हैं इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, ओके। तो इसका आंसर बन जाएगा डायरेक्ट टैक्स। और देखिए एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, अब तक देखिए हम लोगों ने बहुत से चैप्टर्स के एमसीक्यूज कर लिए हैं। एक सेकंड आप लोगों को बता देता हूं। अब तक देखिए हम लोगों ने बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का कर लिया, एमसीक्यू सारा का सारा, प्लस क्या बोलते हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग हो गया, प्लस कॉर्पोरेटिव अकाउंटिंग का देखिए हम लोगों ने कर लिया, प्लस मार्केटिंग मैनेजमेंट का भी देखिए हम लोगों ने एमसीक्यू कर लिया, और आज इनकम टैक्स का भी हमारा एमसीक्यू फाइनल हो जाएगा। तो देखिए 4 सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज हम लोगों ने फाइनल कर लिए हैं, ओके। तो वो पुरानी वीडियोस अगर आप लोग नहीं देखें तो यहाँ आई बटन पे आपको पुराने वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप पुराने वीडियो को अच्छे से वॉच करिए ताकि आपका इन सारे सब्जेक्ट्स का भी एमसीक्यू तैयार हो सके। क्योंकि यह बीएड का एग्जाम है और एमकॉम के एग्जाम में भर भर के इन सब जगह से क्वेश्चन आते हैं और बच्चे वहीं कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए वो उस वीडियो को ज़रूर जाकर आप लोग वॉच करिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी जाकर आप लोग प्लेलिस्ट देख सकते हैं, ओके। तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, इनकम फ्रॉम सब लेटिंग ऑफ हाउस इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ। सब लेटिंग क्या होता है पहले आपको बता दूं, ओके। जैसे जब मान लीजिए ए एक घर का स्वामी है, ठीक, ए जो है वो ओनर है एक प्रॉपर्टी का, ए ने क्या किया, बी को किराए पर घर दिया, यानी कि बी जो होगा वो आपका रेंटर हो जाएगा, ठीक। तो मालिक तो देखिए ए है,
ठीक। और घर देखिए बहुत बड़ा है, और बी देखिए इसमें किराए पे रहता है। अब बी क्या कर रहा है, बी किसी और को, मान लीजिए सी को, बी क्या कर रहा है, सी को इसी में अपना पार्टनर बना ले रहा है, कह रहा है भैया आधे घर में तुम रहो, आधे घर में हम रहेंगे। ओके, तो सी मान जा रहा है। तो देखिए सी जो अपना किराया पे करेगा वो बी को करेगा, ना कि ए को। क्लियर। तो देखिए जो अब तक बी, जो घर का रियल मालिक है वो ए है। ए देखिए किराया किसको किराए पे घर दिया, बी को दिया। तो मान लीजिए 10,000 किराया ए वसूलता है घर का। क्लियर। तो बी क्या कर रहा है, बी किसी और दूसरे पार्टनर को अपने तैयार कर ले रहा है, या किसी और को तैयार कर ले रहा है कि भैया तुम भी इस घर में ज्वाइन कर लो, दोनों जो किराया होगा वो दे देना हमको तुम। तो सी देखिए ज्वाइन कर ले रहा है, और सी देखिए एक पोर्शन में रह रहा है, 6,000 उसका किराया दे रहा है। तो ये ए को ना किराया देकर ये बी को किराया देगा। क्लियर। तो यही देखिए होता है सबलेटिंग हाउस। सबलेटिंग हाउस मतलब कि जिसमें हम खुद किराए पे रह रहे हैं, उस किराए को, घर को दूसरे को किराए पर दे देना, वही होता है आपका सबलेटिंग हाउस। ठीक। और इसकी जो इनकम होती है ना, वो अदर सोर्स में टैक्सेबल होती है। याद रखिएगा, सबलेटिंग हाउस की जो इनकम होती है वो अदर सोर्स में टैक्सेबल होती है। और यहाँ पे देखिए अगर नॉर्मल सी नहीं होता, क्लियर, सिर्फ ए और बी होते हैं, तो ए की देखिए जो इनकम जनरेट होती है, क्योंकि ए उस घर का मालिक था, तो ए को देखिए जो इसकी इनकम जनरेट होती वो हाउस प्रॉपर्टी के अंडर में टैक्सेबल होती। लेकिन यहाँ बी तो मालिक है नहीं, बी खुद किराए पे रह रहा है और किराए के घर को दूसरे को किराए पर उठा के दे रहा है। क्लियर। तो उससे देखिए बी को इनकम जनरेट हो रही है, तो ये आपका सबलेटिंग द हाउस कहलाता है, और ये अदर सोर्स के हेड में टैक्सेबल होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एन एब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन विच कुड नॉट बी सेट ऑफ इन द सेम असेसमेंट ईयर कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर। जो एन एब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन होता है वो देखिए निर्धारित कर निर्धारण वर्ष में नहीं हम लोग सेट ऑफ कर पाए। ठीक, मतलब नहीं राइट ऑफ कर पाए, तो उसको कितने सालों तक आगे ले जाया जा सकता है। तो देखिए एन एब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को ना इंडेफिनिट पीरियड के लिए आगे ले जाया जा सकता है, उसको राइट ऑफ करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए आपसे क्या कह रहा है, अंडर विच हेड पेंशन रिसीव्ड इज टैक्सेबल। तो पेंशन देखिए व्यक्ति को कब मिलता है, जब वो कहीं नौकरी करता है, सेवारत होता है, तभी ना उसको पेंशन दी जाती है। क्लियर। तो यानी कि सैलरी पाता है वो बंदा, तो देखिए जो पेंशन की इनकम होती है ना वो हमेशा सैलरी हेड में टैक्सेबल बनती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि डोनेशन मेड टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड इज डिडक्टेबल अंडर विच सेक्शन। तो देखिए सबसे पहली बात आप यहाँ दे क्या रहे हैं, डोनेशन, और कहाँ दे रहे हैं, पीएम नेशनल रिलीफ फंड में। क्लियर। तो ये 80G तक की छूट बनती है, और ये पूरी की पूरी 100% इसकी छूट मिलती है। जब भी याद रखिएगा दान पुण्य वाला आप काम करेंगे तो 80G में आपको उसकी छूट मिलती है। 68 के बाद 69 देख लीजिए, जो डिडक्शन होता है अंडर सेक्शन 80C में वो किसके लिए अवेलेबल होता है, तो वो एक इंडिविजुअल के लिए अवेलेबल होता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया, जो ये दिया हुआ है ना सेगमेंट, ये पुराना सेगमेंट है, तो जो अब नए सेगमेंट के हिसाब से जो 80C में छूट अवेलेबल होती है ना, वो इंडिविजुअल के लिए भी होती है और HUF के लिए भी होती है, मतलब कि दोनों के दोनों को 80C के तहत छूट दी जाती है। तो इसका आंसर A और B दोनों बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए जो मैंने छूट वाला आपको टेलीग्राम पे लिंक भेजा था ना, वहाँ छूट वाले में देखिए सारा का सारा मैंने मेंशन किया था, CC से CU वाला। क्लियर। तो वहाँ से आप लोग जाकर पूरा का पूरा वो चार्ट देख सकते हैं, टेलीग्राम पे मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ उसको। लॉस ऑफ स्पेक्यूलेटिव बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ। जो स्पेक्यूलेटिव बिजनेस से हमारा लॉस होता है उसको किसके प्रॉफिट से हम लोग राइट ऑफ कर सकते हैं, मतलब लॉस को किसके प्रॉफिट से हम लोग राइट ऑफ कर सकते हैं। और ये देखिए स्पेक्यूलेटिव बिजनेस से, तो ऑब्वियसली हम लोग स्पेक्यूलेटिव बिजनेस के लॉस से ही, प्रॉफिट से ही हमेशा इसको रिकवर कर सकते हैं। ओके। तो देखिए आज भी हम लोगों ने कुल 30 क्वेश्चन देख लिए। क्लियर। इनकम टैक्स के, इनकम टैक्स के कुल 30 क्वेश्चन हमारे हो गए, और अब तक देखिए हम लोगों ने कुल 70 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए इनकम टैक्स से। क्लियर। और जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था 4 सब्जेक्ट्स के देखिए हमारे MCQ सॉल्व हो चुके हैं। सारे सब्जेक्ट का MCQ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग वॉच कर सकते हैं। ओके। और जितनी भी PDF की बात देखिए मैं करता हूँ, मैं अपने टेलीग्राम चैनल स्वास्थ्य 0421 पे प्रोवाइड करा देता हूँ, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। और किसी बच्चे को कुछ नहीं समझ में आता है तो मैं हमेशा की तरह कहता हूँ कि आप मेरे से टेलीग्राम पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। क्लियर। और चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली हमारी शाम के 4 बजे इसी तरह क्लास
होती रहती है। ओके, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करिए ताकि वो बच्चे भी इससे लाभान्वित हो सकें। ओके, तो चलिए अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल शाम के 4 बजे।